तो ये चीज़ें गाइस, बीइंग अ डीलर माई सेल्फ, लोग मुझे भी बुद्धू बना देते हैं। आज से हम लोग एक नई वीडियो सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है डूज एंड डोंट विद द रोलिंग पिस्टन्स। और ये सीरीज हमारी और किसी के साथ नहीं होने वाली है नन अदर देन जसनीत सिंह के साथ। जसनीत भाई कैसे हैं आप? ऑल वेल सेम, आप सुनाइए, हाउ आर यू? मैं एकदम बढ़िया। आपकी ऑडियंस? वेल गाइस, वेलकम टू सरस्वती मोटर्स, वेलकम बैक वंस अगेन। थैंक्स फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट यार। हमारी शायद फर्स्ट वीडियो इज ऑलमोस्ट 50,000 व्यूज आने वाले हैं। थैंक यू सो मच। अ बिग थम्स अप टू यू ऑल, अ बिग थम्स अप टू यू ऑल। 50,000 सब्सक्राइबर्स भी कर दो, जल्दी से नीचे जाओ, पहले सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को लाइक कर दो। लेट्स बिगिन दिस डूज एंड डोंट सीरीज एंड चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि अगर आप किसी भी सुपर बाइक को लेने जा रहे हो तो उसमें आपको क्या डॉक्यूमेंटेशंस चेक करने चाहिए। पहला पॉइंट है वाहन के ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करने का। अगर हम वाहन के बारे में बात करें गाइस, वाहन हमारी गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी अच्छी एक वेबसाइट बना दी, परिवाहन.co.in के नाम से भी ऐसी कुछ है। आपको फ़ोन में ऐप्स भी बहुत सारी मिल जाएंगी, प्ले स्टोर और iOS के ऊपर भी सारी हैं। तो हमारी जितनी भी बाइक्स सब पे नंबर्स लिखे रहते हैं। हम नंबर्स यूजुअली नहीं हटाते हैं अनलाइक द अदर डीलर्स, जस्ट टू मेक श्योर कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। आप आओ, आप नंबर जो लिखा है बाइक का आप सीधा वाहन पर डालो, चेक करो, आपके सामने पूरी डिटेल्स अपने आप लिखा जाएगी। ओनर का नाम आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन डेट आ जाएगी, इंश्योरेंस का स्टेटस आ जाएगा, पोल्यूशन का स्टेटस आ जाएगा, A to Z इन्फॉर्मेशन आपको परिवहन विदाउट इवन आस्किंग फ्रॉम मी, बिना मेरे से पूछे ही आप ये चीज चेक कर सकते हो। एंड देन यू कैन क्रॉस वेरीफाई द सेम थिंग्स विद द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ द सेट बाइक। आप अंदर जाके आप आरसी मेरे से मांगो, आप देखो, चेक करो। दैट शुड बी योर फर्स्ट पॉइंट। अगर नंबर वाहन पे नहीं आ रहा है तो मतलब बाइक लेनी नहीं है, रेड क्रॉस है भाई, फिर उस बाइक के जाना ही नहीं है, सोचना ही नहीं उस बाइक की तो तरफ। भूल जाओ। अगर आपको हायाबूसा भी अगर 50,000 रुपये की मिल रही है ना, तो मत लेना। 50,000 के ऊपर कितने लग जाएंगे आपके, लेने के देने पड़ जाएंगे। दिस आई कैन गारंटी यू। सो बीवेयर विद दीज ट्रिक्स। यूजुअली ओल्ड मॉडल्स 2009 से पहले के 2008, 7, 6, 5 पुराने मॉडल्स यूजुअली इंपोर्ट करे जाते थे, तो उनके अंदर ये सब काम चलते थे। ग्रे मार्केट बाइक्स इनको कहा जाता है। आई विल लिटरली रिक्वेस्ट यू गाइस नॉट टू इन्वेस्ट इन सच काइंड ऑफ बाइक्स। तो एक पहला पॉइंट सबसे अवेयरनेस का जो आप खुद कर सकते हो विद यूजिंग योर स्मार्टफोन इज टू यूज वाहन। तो अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो क्या आ जाता है, वो है आरसी, रजिस्ट्रेशन कॉपी। जसनीत भाई, आरसी में हम लोगों को क्या देखना चाहिए? आरसी के अंदर तो फर्स्ट थिंग कम, जैसे वाहन के अंदर अब कई चीज़ें नहीं आती हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ईयर नहीं आता है बाइक का। तो आप सबसे पहले आरसी के अंदर आप मैन्युफैक्चरिंग ईयर चेक करोगे कि बाइक मॉडल कौन सा है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई 15 मैन्युफैक्चर है, 16 रजिस्टर्ड है, तो लोग बोलते हैं 16 मॉडल है, बट दिस इज नॉट ट्रू। वो 15 मॉडल है, वो मैन्युफैक्चरिंग 15 की है, वो 15 मॉडल ही बिकी जाएगी। ऐसा क्यों होता है वैसे कि 15 की बाइक 17 में या यूजुअली क्या होता है, कई बाइक्स इतनी हॉट सेलिंग नहीं होती हैं, दे टेक टाइम। जैसे लगा लो 2020 के अंदर लेट में मैन्युफैक्चर हुई है कोई बाइक्स, वो 2021 में रजिस्टर होती है, तो माना जाएगा 2020 मॉडल ही। 2021 इज अ रजिस्ट्रेशन ईयर की वो शोरूम से 21 में बाहर निकली है और रजिस्टर 2021 में हुई है। दिस थिंग यू हैव टू मेक श्योर ये आरसी पे लिखा होगा, ये वाहन पे नहीं आएगा लिखा हुआ मैन्युफैक्चरिंग ईयर। आपको उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। एंड दूसरी चीज़ जो वाहन पे नहीं आती है, कभी कभार आती है, कभी नहीं आती, दैट्स ए ओनर सीरियल, कि अब बाइक कितने ओनर्स हो चुके हैं, पहला ओनर है, सेकंड है, थर्ड है। दिस यू हैव टू मेक श्योर कि आरसी पे आप ये चीज़ चेक करो कि बाइक का ओनर सीरियल कौन सा है। तो गाइस थर्ड पॉइंट जो इसके अंदर देखने वाला, दैट्स योर एचपी चढ़ी नहीं चढ़ी। एचपी स्टैंड्स फॉर हाइपोथेटिकेशन। दैट मीन्स कि अगर आपने किसी बैंक से लोन ले रखा है या किसी भी चीज़ प्राइवेट फर्म से लोन ले रखा है, तो वो आरसी के ऊपर चढ़ जाती है एज अ कोलैटरल। देखो पहले तो होता था कि वो कुछ कोलैटरल रख लेते थे और बैंक का नाम भी लिखा होता है। बैंक का नाम यूजुअली 90% केसेस में लिखा होता है, बट 10% में नहीं लिखा आता। वो आप वाहन पे भी देखोगे तो उस पर लिखा आएगा हाइपोथेटिकेटेड टू फलाना ढिमकाना बैंक, HDFC बैंक या कुछ भी लिखा आएगा। तो यू हैव टू मेक श्योर कि अगर उस पर फाइनेंस है और अगर आरसी पे लिखा आ रहा है, तो आपको उसकी एक बैंक की एनओसी लेनी है, जो भी हम आगे जाके क्लियर करेंगे ये पॉइंट भी। सो दीज 3 पॉइंट्स आर द मस्ट टू चेक इन द आरसी ऑफ बाइक। तो ये तो हमारे हो गए 2 टॉपिक्स। अब जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको कहते हैं गाड़ी का इंश्योरेंस, बाइक का इंश्योरेंस। गाइस इंश्योरेंस भी होती है, 3 तरह की इंश्योरेंस आती है। पहली आती है जीरो डेप इंश्योरेंस, विच कवर्स ईच एंड एवरीथिंग ऑफ योर बाइक। सेकंड कम कॉम्प्रिहेंसिव, जिसके अंदर प्लास्टिक पार्ट्स कवर नहीं होते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन ब्रांड टू ब्रांड आल्सो। And the third one comes to third party insurance. Just in case of a collision or an accident, third party is the party जो hit होती है, सामने वाली पार्टी, उनको क्लेम मिल जाता है फॉर द मेडिकल एक्सपेंसेस, बट आपको क्लेम नहीं मिलता। आपकी बाइक के ऊपर आपको कोई क्लेम नहीं मिलता। एंड ट्रांसफ़र कराने के लिए भी आज के टाइम पे
इंश्योरेंस होना इज अ मस्ट। विदाउट इंश्योरेंस गाड़ी नाम नहीं ट्रांसफर ही नहीं होती है, गाड़ी नाम ही नहीं होती है ना। अब इंश्योरेंस में एक्चुअली क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए हम लोग को? इंश्योरेंस वेल फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप नई बाइक ले रहे हो, मान के चलो आज 2021 है, आप 2017-18 के आसपास की बाइक ले रहे हो, तो उसके अंदर आप चेक करो कि जीरो डेप इंश्योरेंस होगी बिकॉज इट लास्ट अप टिल 5 years ओनली। अगर बीच में डिसकंटिन्यू हो जाए, फॉर एग्जांपल 1 साल की जीरो डेप जो कंपनी देती है, उसके बाद आप कंटिन्यू नहीं करते हो, आपने कॉम्प्रिहेंसिव करा ली, तो उसके बाद जीरो डेप दोबारा नहीं होती है, फिर कॉम्प्रिहेंसिव भी होगी। जीरो डेप शुड बी ऑलवेज इनटू कंटिन्यूएशन। फॉर एग्जांपल आज पहली इंश्योरेंस आपकी 25,000 रुपये की हुई है, जीरो डेप के अंदर क्या होता है 25,000 की इंश्योरेंस नेक्स्ट ईयर विद यूजिंग नो क्लेम बोनस 20% 25% जो भी आता है वो 25,000 में से कट हो गए, आपकी अगली इंश्योरेंस होगी लगभग 21,000 रुपये की, 22,000 रुपये की, अगर कोई क्लेम नहीं लिया हुआ है तो। अगर आप इंश्योरेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हो, फॉर एग्जांपल 25,000 की इंश्योरेंस आपकी 1 साल बाद खत्म हो गई और आपने फिर नेक्स्ट ईयर कॉम्प्रिहेंसिव करा ली, उसके बाद 3rd ईयर में दोबारा जीरो डेप इंश्योरेंस नहीं होगा, तो फिर आपका फिर आप सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव होगा और थर्ड पार्टी होगा। बिल्कुल सही, फिर कॉम्प्रिहेंसिव होगा, थर्ड पार्टी होगा। नुकसान ये है कि अगर आपकी कोई फेयरिंग वाली बाइक है तो आपको फेयरिंग का कवर नहीं मिलेगा उसके अंदर। और फायदा यही है कि थोड़ा जो प्रीमियम होता है, जैसे 25,000 का प्रीमियम था वो आपका घट के 17-18,000 रुपये हो जाएगा। तो इट्स एंटायरली अप टू द कॉल ऑफ राइडर, ओनर कह सकते हो। ऐसा भी तो बहुत बार होता है कि इंसान जो है इंश्योरेंस करा लेता है और उसका इंश्योरेंस पूरे साल के लिए वैलिड होता है, मतलब मान लिया 10 महीने के लिए इंश्योरेंस वैलिड है और उसके बाद में वो बाइक उसने बेच दी या मैंने किसी और से ले ली, लेकिन उस बाइक का इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस ट्रांसफर क्या सीन होता है? इंश्योरेंस ट्रांसफर का भी फॉर्म आता है गाइस, आप अपने नाम पे इंश्योरेंस को भी ट्रांसफर करा सकते हो। बट प्रोसीजर क्या होता है, पहले आपको आरसी ट्रांसफर करानी पड़ती है, आपके नाम पे आरसी हो गई और उसके बाद गाइस जब गाड़ी नाम हो जाती है, इंश्योरेंस ट्रांसफर का जो फॉर्म आता है वो डिपॉजिट करके आपकी इंश्योरेंस भी आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाती है। अगर इसमें कोई क्लॉजेज हैं, कई ब्रांड्स के अगर 3 महीने की इंश्योरेंस पड़ी तो वो ट्रांसफर नहीं करते, नहीं होती है, वो अवॉइड हो जाती है, आपको नई करवानी पड़ती है। एंड कुछ क्लॉजेज हैं, डिफरेंस है, कितनी सारी इंश्योरेंस कंपनीज आ गई हैं, तो इसलिए व्हाट यूजुअली पीपल डू इज की टू गेट द बाइक ट्रांसफर्ड, वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा लेते हैं, पहले सस्ती इंश्योरेंस होती है अपने नाम की बिफोर बाइंग द बाइक। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका इस इंश्योरेंस का क्लेम आप सीधा कंपनी से जाके चेक कराओगे तो इट विल मोर बेनिफिट यू आप, बिकॉज कंपनी के अंदर कितने का क्लेम हुआ है, क्या क्या चेंज हुआ है, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। क्लेम लेना देखो कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी कोई 15-16 लाख की 20 लाख की बाइक लोगे, हल्का बहुत गिर जाए, आपकी बाइक वारंटी में है तो डेफिनेटली गो फॉर अ क्लेम। तो इट्स नॉट अ बिग थिंग टू वरी अबाउट, बट अंटिल अनलेस कुछ चेसी में डैमेज ना हो, कुछ चेसी लाइनमेंट में डैमेज ना हो, इट शुड नॉट बी मेजर। तो क्लेम लेने के लिए आप कंपनी जाओ, जिस ब्रांड की भी बाइक ले रहे हो, ट्रायम्फ ले रहे हो ट्रायम्फ लेके जाओ, हार्ले ले रहे हो हार्ले लेके जाओ, वहाँ पर आपको गाइस पूरी बाइक के रिकॉर्ड की हिस्ट्री पता चल जाएगी कि इस गाड़ी के अंदर क्या क्लेम रहेगा, कॉज इंश्योरेंस का क्लेम सिर्फ और सिर्फ ब्रांड को ही मिलता है। आप सीधा पॉलिसी बाजार खोलो गाइस, आपको सारे ब्रांड्स के प्रीमियम दिख जाएंगे, नीचे पढ़ो उनके बारे में, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करो, 15-20 मिनट लगाओ, देन गो विद द बेस्ट इंश्योरेंस। सस्ते के पीछे मत भागो, अभी रिकमेंड करूंगा। कई बार रोड साइड असिस्टेंस भी मिलती है इंश्योरेंस की तरफ से, तो दैट्स अ वेरी बिग पॉइंट, कॉज ये बाइक्स को आप पैर लगा के धक्का लगा के नहीं, बिल्कुल इसको अगर ये कुछ में कुछ दिक्कत हो गई तो ये तो 250-200 किलो की तो बाइक ही होती है, तो कहाँ तक खींचते फिरेंगे हम लोग। तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट जो कि इंश्योरेंस था। पहला हो गया परिवहन, दूसरा हो गया आरसी, तीसरा हो गया इंश्योरेंस। तो जो हमारा चौथा टॉपिक है वो है पोल्यूशन और बाकी सारी चीज़ें, जैसे कि ग्रीन कार्ड हो गए, फिटनेस वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं हमारा ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या चेक करना चाहिए एक सुपर बाइक लेने से पहले? वेल गाइस, सेम लाइक कार्स, सुपर बाइक्स की भी जो वैलिडिटी होती है, जब वो रजिस्टर करी जाती है उसके 15 साल तक उसकी वैलिड होती है, उसके बाद 5 साल और बढ़ जाते हैं बाय पेइंग द ग्रीन टैक्स, आप 5 साल और बढ़ा सकते हो सुपर बाइक्स के अंदर। एंड पोल्यूशन का मेन इंपॉर्टेंस क्या है, पोल्यूशन अंडर चेक डिपिक्ट्स CO2 लेवल, कार्बन एमिशंस लेवल होते हैं वो आपके, अगर वो बाइक फेल करती है तो आपको PUC नहीं मिलता है। बट 99% ऑफ द केसेस के अंदर जितनी भी नई बाइक्स आ रही है उनके CO2 एमिशंस बहुत कम होती है, काफ़ी कम होती है, डिस्पाइट ऑफ यूजिंग द आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट ऑल्सो आपको CO2 एमिशंस काफ़ी कम मिलती हैं। तो ये चीज़ें चेक होने के लिए PUC, पोल्यूशन अंडर चेक, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल क्या होता है कि आपकी बाइक फिट है, फिटनेस आपकी वैलिड है, आपको वो चीज़ भी चेक करनी है। अगर वो नई भी है, जस्ट फॉर एग्जांपल किसी बाइक का PUC सर्टिफिकेट नहीं है, आप किसी भी नियरेस्ट पेट्रोल पंप पे जाके PUC करा सकते हो। साइलेंसर में से वो पाइप डालेगा और बड़े आराम से आपका 2 मिनट में काम हो जाना। 100 रुपये लेता है, 100 रुपये लेता है, मुझे नहीं पता बाइक से भी इतने लेता है, 100 रुपये लेता है। बहुत ईजी चीज़ है और ये मतलब आपको पुलिस पकड़ लेगी तो 5,000 रुपये का चालान है। PUC होना भी इट्स अ मैंडेटरी थिंग, आप अपने पास रखो, वो चीज़ें होनी चाहिए। इंश्योरेंस एंड PUC इज द मस्ट। तो ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट। यस, ठीक है, चौथा पॉइंट जिसमें हमने पोल्यूशन और ऐसे फिटनेस और ऐसे ग्रीन टैक्स जो भी ये सारी चीज़ें कवर करी। अब हम चलते हैं हमारे अगले पॉइंट के ऊपर।
तो बताइए जसनीत भाई, एनओसी को क्या मद्देनजर, क्या ध्यान में रख करके सारी चीज़ें लेनी चाहिए? एनओसी 2 टाइप्स की होती है। पहली एनओसी होती है अगर आपने कोई बाइक ली है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन करा था, हाइपोथेटिकेशन चेक करने के लिए कि कौन सी बाइक से फाइनेंस है। अगर आप सेकेंड हैंड बाइक ले रहे हो तो उसके अगर फाइनेंस है, इट्स ओके, फाइनेंस है। अगर वो क्लोज हो गया है तो आपको उस पर्टिकुलर बैंक से या उस फर्म से आपको एक एनओसी दी जाएगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि आपका जो लोन है वो क्लियर हो चुका है, पेमेंट हमारे पास सारी आ गई है, ये लो जी एनओसी। आप एनओसी देके एचपी रिलीज करा सकते हो अपनी आरसी के ऊपर से। द बाइक इज फ्री फ्रॉम लोन। अब 2 टाइप की एनओसी हो गई। एक हो गई हमारी बैंक की एनओसी, जिसमें जो कि आपकी आरसी पे लिखी होती है, जिसका मतलब होता है कि अगर आपको उसकी एनओसी मिल गई, इसका मतलब है कि बाइक के ऊपर आपका कोई लोन नहीं है। बाइक या कार, ये दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद जो हमारी दूसरी वाली एनओसी है, उसका क्या सीन है इसमें? दूसरी एनओसी होती है स्टेट एनओसी। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली रजिस्टर्ड बाइक्स बेचता हूँ। अब लखनऊ से मेरे पास बाइक लेने आए हैं, उस केस के अंदर अब गाड़ी नाम करानी, ट्रांसफर करानी है, तो उसके अंदर 2 केसेस होते हैं गाइस। पहला केस होता है केयर ऑफ ट्रांसफर, जिसके अंदर दिल्ली नंबर वाली गाड़ी ही कोई भी इनका फ्रेंड रिलेटिव कोई भी रहता है दिल्ली के अंदर, उनकी आईडी आ जाती है एड्रेस प्रूफ के बेसिस पे और नाम इनका आ जाता है, उसको बोलते हैं केयर ऑफ ट्रांसफर। एक प्रोसीजर ये हो गया। दूसरा प्रोसीजर होता है कि हम लोग इनकी स्टेट के लिए, लखनऊ के लिए एनओसी इशू करेंगे। यूपी 32 के लिए एक बाकायदा इनके नाम की एनओसी इशू होगी कि दिस सेट बाइक, इसके अंदर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, दिल्ली की अथॉरिटी को इसके ऊपर कोई लोन नहीं है, इस पर कोई केस नहीं है, दिस बाइक इज नॉट स्टोलन। एनओसी तभी इशू होती है व्हेन द बाइक इज फ्री ऑफ ऑल दोस चार्जेस। तो ये एनओसी हम इशू करके देते हैं कि हमारी बाइक के ऊपर कोई चार्जेस ऐसे नहीं है। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स अ मंथ्स टाइम, एटलीस्ट 1 महीना लग जाता है, बट इट हैपन्स ओनली आफ्टर द डीलर्स थ्रू। इनको पहले हमें से बाइक लेनी पड़ेगी, बाइक खरीदनी पड़ेगी, पूरी पेमेंट देनी पड़ेगी, आरसी ट्रांसफर करानी पड़ेगी। आरसी ट्रांसफर तब होगी जब एनओसी आएगी। एनओसी चाहिए आपको आरसी ट्रांसफर के लिए, पेपर्स आपके पास होंगे, बाइक आपके पास होगी, आप बाइक ले जा सकते हो, चला सकते हो। प्रोसीजर मैं करके दूंगा, क्योंकि गाइस ये इसके पीछे एक रीज़न है कि हम पूरी पेमेंट लेने के बाद एनओसी क्यों निकालते हैं, बिकॉज एनओसी कैंसिल नहीं होती है। अगर एनओसी कैंसिल नहीं हुई, अगर मैंने इनको बाइक बेच दी या मेरी कुछ पेमेंट रह गई, इन्होंने कहा कि मेरे को बाइक नहीं समझ में आ रही है, आई विश टू एक्सचेंज, या मेरे को ट्रांसफ़र नहीं करानी, तो इनके अलावा पूरे वर्ल्ड में किसी के नाम पे बाइक ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। वो उसके ऊपर हेफ्टी पेनल्टीज पड़ती हैं। एक रेगुलर बाइक की भी बात करूँ तो कम से कम 20-25 हज़ार रुपये की पेनल्टी पड़ जाएगी एनओसी कैंसिल कराने के लिए। तो इट्स अ बिग गिमिक इन दिस लॉ कह लो या इस सिचुएशन के अंदर। तो इसलिए हम पूरी पेमेंट लेने के बाद, बाइक डिलीवर करने के बाद, उनको पूरे पेपर वर्क देने के बाद फिर एनओसी इशू करते हैं। एंड एनओसी भी 6 मंथ्स के लिए वैलिड होती है, 6 महीने के लिए वैलिड होती है। 6 महीने तक अगर आप गाड़ी नाम नहीं कराओगे, नाम कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। आपको लखनऊ में अपनी आरसी, सेल लेटर्स और अपनी एनओसी देनी पड़ेगी। अपने आरटीओ जाना पड़ेगा या फिर जो भी आपके जानने वाले हो, और वो आपका काम करवा, वो आप ही की स्टेट में होगा। आप जिस भी स्टेट से हो, आप लखनऊ का एग्जांपल दिया, आपको लखनऊ में जाके ही वहाँ पे जाके ये सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी, रोड टैक्स पे करना पड़ेगा, तब जाके आपकी गाड़ी नाम पे ट्रांसफर होगी। सही। और एनओसी में कुछ पॉइंट ऐड करना है? जैसे एनओसी के अंदर पॉइंट यही है, कभी कभार सेकेंड हैंड बाइक्स के अंदर ऑलरेडी, जैसे अब इनको मैंने बाइक बेची है, एनओसी इशू हो गई है, अब इनको बाइक मेरे को वापसी दे दिया, आगे किसी को बेच दिया बिना ट्रांसफर कराए, तो यू हैव टू मेक श्योर बिफोर बाइंग द बाइक कि उसके ऊपर ऑलरेडी किसी स्टेट की एनओसी तो नहीं कटी हुई। तो वो चीज़ भी आपको गाइस द फर्स्ट पॉइंट वाहन के ऊपर लिखा आ जाएगा। अगर एनओसी इशू होगी तो उस पर लिखा होगा एनओसी इशूड। अगर आरसी एक्टिव होगी, मतलब बिल्कुल एवरीथिंग विल बी ओके, तो उस पर आरसी एक्टिव लिखा आएगा। अगर उसकी 15 साल की फिटनेस खत्म हो गया तो उस पर लिखा था आरसी एक्सपायर्ड। तो ये 3 चीज़ें लिखी आती हैं। अब वो आपको वाहन के ऊपर ही लिखा देखने को मिल जाएगा। नीचे आरसी लिखा होता है, आरसी के साथ एक्टिव, एनओसी इशूड या एक्सपायर लिखा होगा। 15 साल से ऊपर के तो एक्सपायर होगी। किसी स्टेट के लिए एनओसी इशूड है तो एनओसी लिखा होगा। अगर एवरीथिंग इज ऑल ओके तो उस पर लिखा होगा एक्टिव। तो ये था हमारा एनओसी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस वीडियो को पूरा शुरुआत से लेकर के आखिरी तक ध्यान से सुनना, तो आप लोग को बिल्कुल पता चल जाएगा कि आपको क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी है डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड। तो हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है अपनी बाइक या अपनी कार का इनवॉइस चेक करना। इनवॉइस जो है कहीं काम नहीं आएगा। वो आपको ना आरसी ट्रांसफर के लिए इनवॉइस चाहिए, ना आपको एनओसी के लिए इनवॉइस चाहिए। इनवॉइस इज जस्ट फॉर योर पर्सनल सेटिस्फैक्शन कि हाँ इस डीलरशिप से इतने रुपए की ये बाइक ली गई है इस डेट को। वेल गाइस, यही चीज़ें होनी चाहिए। बाकी किसी डीलर से आप लेते हो, कोई भी बाइक लेते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उस डीलर से डिलीवरी रिसिप्ट लेना।
कि हमने इस डेट को इतने बजे इस जगह से ये बाइक ली है, सेड एंड सेड बाइक। यू हैव टू मेक श्योर कि एक आप डिलीवरी रिसिप्ट अपने साथ रखो, एक कॉपी अपने पास रखो, एक कॉपी उस दूसरे बंदे को दो। इसके अलावा देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट गाइस। बस यही 6-7 चीज़ें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। अगर बाइक अच्छी है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो ये शरीर बिना जान के है। बिल्कुल। अ बॉडी इज़ नथिंग विदाउट सोल, इट्स नेक्स्ट टू अ डेड बॉडी ओनली। तो यू हैव टू मेक श्योर कि इसका जो सोल है, द पेपर वर्क, इट शुड बी प्रॉपर। तो हमने आपको 6 डॉक्यूमेंटेशन बताए, जिसमें से पहला था परिवहन.com पे जाकर के चेक करो, दूसरा था हमारी अपनी आरसी चेक करो, हमारा तीसरा था कि आप इंश्योरेंस चेक करो और कैसे ट्रांसफ़र हो सकता है, इंश्योरेंस से रिलेटेड सारी चीज़ें। हमारा चौथा पॉइंट था पोल्यूशन, फिटनेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमारा जो 5वां पॉइंट था, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो था एनओसी। उसके बाद में एंड द बैंक एनओसी, स्टेट एंड बैंक एनओसी। उसके बाद में जो हमारा लास्ट पॉइंट था, वो था इनवॉइस। वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि इनवॉइस ऐसे लोगों से खो भी जाती है, बट अगर मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। होप कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया है। अगर आया है और अगर अभी तक आपने लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ जा करके आई एम जसनीत को पहले इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, उसके बाद में जसनीत सिंह को यूट्यूब पे जा करके फॉलो करो। ऐसे ही प्यार देते रहो, सपोर्ट करते रहो। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी लेट्स कैच यू अप इन द नेक्स्ट व्लॉग। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पे बारिश भी होने लगी है, तो मैं जल्दी से जाता हूँ और आपके लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेके आता हूँ। टिल देन व्हाट यू गाइज हैव टू डू इज दैट यू गाइज हैव टू keep dreaming and you guys have to keep working really hard for it. I'll catch you next time.